धातु से निकला है। कौन सी धातु? विद धातु। इसकी उत्पत्ति कौन सी धातु से हो रही है? विद धातु से हो रही है। विद धातु का अर्थ ही होता है जानना। क्या करना? जानना। ज्ञान को जानना है, किसी भी चीज को, जैसे अपन जानते हैं ना एक दूसरे को जानना, वो जो जानना शब्द है वो इसका अर्थ होता है। तो बताइए मेरे को, कौन सी धातु से निकला है वेद? अर्थ क्या होता है इसका? अब इसका कालखंड क्या है, इसका टाइम पीरियड क्या है? जो वैदिक एरा, जो वैदिक कालखंड की बात कर रहे हैं हम, हमको कैसे पता कि ये कालखंड आखिर में है क्या, इसका टाइम पीरियड क्या है? तो इसका कालखंड लिखिएगा। इसका कालखंड है लगभग 1500 बीसी से 600 बीसी तक। मैंने पढ़ा था बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के 1500 साल पहले से ईसा मसीह के जन्म के 600 साल पहले तक क्या रहा? वैदिक काल रहा। अब प्रश्न वो ऐसे नहीं पूछेगा कंपटीशन में कि कब तक रहा, या तो तुम अपनी कॉपी में लिखने के काम में आ जाएगा। वो प्रश्न पूछेगा कि तुमको कैसे पता कि यही रहा? तो ये व्यक्ति है जिसका नाम है मार्टिन व्हीलर। क्या नाम है? मार्टिन व्हीलर। अपन ने पढ़ा था मार्टिन व्हीलर का नाम, कब पढ़ा था? सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा था। ये वही मार्टिन व्हीलर है। मार्टिन व्हीलर का ये कहना है कि जब हड़प्पा सभ्यता खत्म हुई तो उसका कालखंड था 1500 बीसी। तो जहां से हड़प्पा सभ्यता खत्म हुई वहां से कौन सी सभ्यता चालू हुई? वैदिक सभ्यता। तो इसीलिए इसने कहां से स्टार्ट करा इसको? 1500 बीसी से। ये चीजें रटने की नहीं होती, समझने की होती है कि अपने को पता तो रहे कि आखिर में ये अपन ने 1500 बीसी लिख रखा है, तो लिखा क्यों है? रट तो बन सकते हैं कि यहां से यहां तक होता है टाइम पीरियड, पर क्यों होता है यहां तक ही क्यों, पहले तक क्यों नहीं? तो उसका कारण यह है, व्यक्ति मार्टिन व्हीलर है जिसने लिखा है। अभी वर्तमान में खोज देखोगे तो सब असिद्ध हो गई है। वर्तमान खोज ये बोलती है बहुत पुराना है वैदिक काल। बहरहाल अपने को यहां तक ही पढ़ना है। इसको दो पार्ट्स में बांटते हैं। पहला पार्ट कौन सा है? उत्तर वैदिक काल। दूसरा क्या है? पूर्व वैदिक काल। पहले वैदिक काल के उत्तर वैदिक काल। सही बोल रहा है। पहले वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, है ना? वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल, बाद में क्या आएगा? उत्तर वैदिक काल। थैंक यू यार। पहले क्या रहा है? वैदिक काल। इसका टाइमिंग है 1500 से 1000 बीसी तक। और जो उत्तर वैदिक काल है इसका टाइम पीरियड है 1000 से 600 बीसी। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है आपको? यहां तक समझ में आ गया? कुछ भी नहीं करा अपन ने। वेद का अर्थ समझा कि वेद का अर्थ क्या होता है, और दूसरी चीज हमने देखी कि इसका कालखंड मतलब कहां से कहां तक बटा हुआ है। आगे बढ़े। वैदिक लोग आए होंगे। वैदिक काल जो है, टाइमिंग जो है वैदिक काल की, उसको लेके सभी लोग ये मानते हैं कि इसके रहने वाले उत्पत्तिकर्ता लोग कौन है? आर्य हैं। कौन है? आर्य। सभी लोग मानते हैं इस चीज को। वेदों में मिलता है। जितने भी इतिहासकार हैं वो सब भी मानते हैं कि इसकी स्थापना करता कौन है? आर्य हैं। तो अगला पॉइंट अपन डालेंगे, कौन है? आर्य। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं ना कि स्थापना करता कौन है? ग्रीस है, रोमन है, मेसोपोटामिया के लोग हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं। तो आप लोग क्या बताएंगे? नहीं, ये सब नहीं है। कौन है? बोलो बेटा, कौन है? आर्य। इस शब्द को लेके सबसे ज्यादा झगड़े हैं वर्तमान में। सबसे पहले तो ये जान लो कि आर्य शब्द का प्रथम बार प्रयोग कौन कर रहा है? तो मैक्स मूलर कर रहा है। जानते हैं मैक्स मूलर कौन है?
अपन पढ़ेंगे उसको। प्रथम प्रयोग कौन कर रहा है? मैक्स मूलर। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे अपने आप चीजें समझ में आती जाएगी। नया है इसलिए थोड़ा सा अजीब है। ये जो आर्य शब्द हैं, जो स्थापना करता जो लोग हैं, जैसे भारत की स्थापना किसने करी? तो भारतीयों ने। सही बोल रहा हूं? वैसे ही वैदिक सभ्यता की स्थापना कौन कर रहे हैं? आर्य कर रहे हैं। पहली बार इस शब्द का प्रयोग कौन कर रहा है? मैक्स मूलर कर रहा है। वैदिक काल में ऋग्वेद में आर्य शब्द कितनी बार मिलता है? तो 33 बार मिलता है। इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बता रहा हूं जानकारी के लिए। लड़ाई इस बात को लेके है कि आर्य का मतलब क्या होता है। आर्य का मतलब श्रेष्ठ। आर्य को लेके बड़ी लड़ाई है कि आर्य का मतलब क्या है, क्योंकि आर्य को लेके जो कई इतिहासकार है वो लोग ये बोलते हैं कि विदेशी है। आर्य जाति सूचक शब्द है। क्या बोलते हैं? आर्य जाति सूचक शब्द है। जाति सूचक शब्द मतलब समझते हैं कि विशेष कुछ लोग हैं उनको क्या बोला है कि आर्य लोग हैं ये, पर ऐसा नहीं है। ये सम्मान सूचक शब्द है। क्या है? सम्मान सूचक। आपने महाभारत और रामायण पढ़ी है, सुनी तो होगी। तो उसमें बार बार जो पत्नियां रहती है वो अपने पति को क्या बोलती है? आर्य पुत्र बोलती है। तो कोई पत्नी अपने पति को जात से बुलाती है क्या कि इस जात के इधर आ? सोचने की बात है ना। मतलब आर्य जाति नहीं है। आर्य क्या है? सम्मान का शब्द है कि आप कुलीन हो, आप श्रेष्ठ हो, वो सज्जन इधर आइए। तो उसके लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं? आर्य शब्द। मैंने मेरी बहन को बोला था, उसकी शादी होने वाली थी बड़ी बहन की, तो वो बोले कि किस नाम से बुलाऊं? एजी ओजी तो नहीं करूंगी, अजीब लगता है, नाम से बुला नहीं सकते हैं। व्यवस्था ऐसी है कि नाम से नहीं बुलाना चाहिए, अच्छा नहीं रहता है। अब ऐसे में क्या करें? तू तड़ाक से बोल नहीं सकते हैं, तो क्या करें? तो मैंने उसको अच्छा सजेशन दिया था। मैंने कहा था आर्य सबसे अच्छा शब्द है अगर प्राचीनता से देखो तो, उससे बेहतरीन कोई सा शब्द है ही नहीं। आर्य का मतलब क्या होता है? कुलीन। इसका अर्थ लिख लेना। इसका अर्थ क्या होता है? तो जाति सूचक शब्द नहीं है, सम्मान सूचक शब्द है। और सम्मान सूचक में भी अर्थ क्या हो रहा है? तो कुलीन। कुलीन मतलब उच्च कुल का व्यक्ति है आप, सज्जन की बहुत सज्जन व्यक्ति। कुलीन, सज्जन, श्रेष्ठ। कि आर्यपुत्र आप आइए, मतलब श्रेष्ठ व्यक्ति आप आइए। समझ पा रहे हो बात को? लिख लेना कुलीन सज्जन दो होते हैं, चाहे श्रेष्ठ भी लिख लेना। और अगर आपको और दो तीन ऐसे समानार्थी शब्द लगे तो उसको जोड़ सकते हो इसमें। उत्तम भी होता है इसका मतलब, उत्तम, सज्जन, साधु, महान। मतलब अपने पति को बोल रहे हैं ना कि महान व्यक्ति आप आइए। मानो नहीं मानो, पर बोलने में तो अच्छा लगता है ना, सुनने में भी अच्छा लगता है सामने वाले को। ये सब आर्य के अर्थ हैं। कभी भी आए देखो क्वेश्चन फंसाएगा। मैक्स मूलर ने बोला है कि आर्य जाति आई थी, तो अपने क्या लगेगा? जाति सूचक शब्द है, पर ये क्या है? सम्मान सूचक शब्द। यहां तक कोई डाउट है? कुछ भी डाउट नहीं है? समझ में आ गया? बेसिक नॉलेज हो गया ना इसका। फिर से बता रहा हूं, किन्होंने स्थापना करी? आर्यों ने स्थापना करी। अर्थ क्या होता है? जानना होता है। पहली बार शब्द का प्रयोग मैक्स मूलर कर रहा है। टाइमिंग मैंने बता दी है, अर्थ भी मैंने बता दिया है। अब हमको ये समझना है कि अलग अलग लोग क्या बोल रहे हैं कि आर्य आखिर में आए कहां से थे। यहां के बसे, पर आए कहां से थे उस चीज को लेकर लड़ाई है सबके बीच में। कुछ लोग बोलते हैं कहीं से आए थे, कुछ लोग बोलते हैं कहीं से आए थे। अभी भी आप लोग डिबेट्स देखते होंगे तो उसमें एक ही चीज बोलते हैं बोलने वाले कि इन ब्राह्मणों को भगाओ यहां से, ब्राह्मण जात को बाहर भगाओ क्योंकि विदेशी है। क्या बोलते हैं? ये विदेशी हैं, ये आर्यों के वंशज हैं। किनके वंशज हैं? आर्यों के वंशज। और आर्य कहां से आए हैं? बाहर से। ऐसा लोगों का तर्क है। वर्तमान में तर्क खंडित हो चुका है। वर्तमान इतिहासकारों ने बोला है कि नहीं, यहीं के थे और यहीं से आए थे, बाहर से नहीं आए थे। मेरी बात आ रही समझ में? ये ढंग से कब समझ में आएगी? जब आप लोगों को मैनिपुलेट करने वाले लोग आएंगे ना, जातियों के नाम पे लड़ाने वाले,
कि वो धीरे से बिठाएंगे, वो बोलेंगे कि ब्राह्मण लोग राज कर रहे देश पे, इनको भगाना पड़ेगा, ये विदेशी हैं, ये लोग कौन है, आर्य हैं। फिर तुम उनकी बातों में आओगे। और क्यों आ जाओगे? क्योंकि क्लास तुमने ढंग से पढ़ी नहीं है। इसलिए फिर से बता रहा हूं, अभी जो नई रिसर्चेस हुई है उसमें यह बात तय हो गई कि जितनी भी अपन सब है, अपना डीएनए एक जैसा है लगभग। अपना ही नहीं, बांग्लादेशियों का भी अपने से मिलता है, पाकिस्तानियों का भी अपने से मिलता है। अपन सबका डीएनए क्या है? एक जैसा है। जब डीएनए एक जैसे हैं, बाप दादा एक जैसे हैं, मतलब बाप तो नहीं, दादा भी नहीं, और ऊपर वाले वो एक जैसे हैं, तो कोई बाहरी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। फिर लड़ाई किस बात की? और लोगों की राजनीति है इसलिए करते हैं। पर बहरहाल अपने को देखना है कि किन किन लोगों ने कहां कहां का बताया। तो अपन ने मैक्स मूलर के बारे में जाना था, पहला व्यक्ति जिसने आर्य शब्द को बताया। उसका यह कहना है कि जो आर्य आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। ये जगह दिख रही है ना, मध्य एशिया है। क्या है? क्या है? मेरे साथ में बोला करो, मैं पूछूं ना तो बोला करो, उससे क्या होगा, तुम्हारे टंग पे आएगा। और यहां बताने वाला व्यक्ति का नाम क्या है? मैक्स मूलर। विदेशी व्यक्ति था। कैसे मान ले वो कि भारत में इतनी उच्च जाति का विकास हो सकता है? तो उसने बताया नहीं नहीं, यहां के लोग तो कैसे हैं, यहां के लोग तो अनपढ़ गंवार हैं, सांप पूजने वाले। वो लोग इतने श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं जो दुनिया की सबसे प्राचीनतम पुस्तक लिख दें? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, यहां के नहीं थे, ये तो मध्य एशिया से आए थे। ऐसा कौन बोल रहा है? मैक्स मूलर बोल रहा है। तो मध्य एशिया से किसने बताया है आर्य आए थे? तो मैक्स मूलर। मध्य एशिया मतलब कुछ कुछ यहां से, यहां से। वो मैंने मैप बनाया, सिर्फ एशिया का ही बनाया, यहां से बोल रहा हूं। और आगे बढ़ते हैं। ये कश्मीर का क्षेत्र है। ये एक व्यक्ति है एल.डी. कल्लर। क्या नाम है? एल.डी. कल्लर। इन्होंने बोला है कि आर्य कहां से आए थे? तो कश्मीर से आए थे। ये समझ तो जाओगे ना, कश्मीर है। ये भी लिख दूं यार। एल.डी. कल्लर कहां बता रहे हैं? तो कहां से आए थे? तो बोलो बेटा, कहां से आए थे? बोलोगे, फिर बोल रहा हूं, बोलोगे टंग पे आएगा, फिर वो वापस पूछेगा, वापस खड़ा रहना पड़ेगा। टंग पे लेके आओ, क्या जाता है बोलने में थोड़ा सा। फिर ये जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं सप्त सिंधु। ये लाइन खींची हुई नजर आ रही है। सप्त सिंधु क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? किसी को पता है? हाथ खड़े करो, किसी को पता हो तो। क्योंकि यहां 7 नदियां बहती है। रावी, चिनाब, सतलुज, सिंधु, ये सब नाम सुना है? व्यास, ऐसे करके कितनी नदियां हैं? 7। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सप्त सिंधु प्रदेश। तो यहां पे जो बोल रहे हैं सप्त सिंधु प्रदेश के, उनका नाम है अविनाश चंद्र और संपूर्णानंद। सप्त सिंधु प्रदेश का किसने बताया है? अविनाश चंद्र और संपूर्णानंद। अविनाश चंद्र और संपूर्णानंद। और इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? सप्त सिंधु प्रदेश। क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है? 7 नदियां बह रही है। एक जगह है ब्रह्महर्ष प्रदेश। ये गंगा नदी है, ऊपर वाली दिख रही है। इसमें कौन सी नदी आके मिलती है? तो यमुना। बहुत बेसिक नॉलेज की बहुत कमी है तुम लोगों को यार। तुम लोगों को सच में नहीं पता गंगा में कौन सी नदी मिलती है? किस चीज को पता था? हाथ खड़े करो। बस 2 लोगों को पता है कि गंगा में कौन सी नदी आके मिलती है। बाकी आप लोगों को यह भी पता नहीं कि गंगा में यमुना आके मिलती है।
अच्छा नहीं है बेटा, ये सच में अच्छा नहीं है। और मजे की बात बताता हूं कि सिर्फ हमारा ही क्षेत्र ऐसा है, बाहर ऐसा नहीं है। बाहर जाओगे तो तुमको देख के लगेगा कि यार लोग कितने ज्यादा समझदार हैं हमसे। अच्छी चीज नहीं है बेटा ये। थोड़ा नॉलेज रखा करो, जीके पढ़ा करो, ऐसा कुछ नहीं तो कभी ऐसे मैप खोल के देख लिया करो। अपन मंदसौर में रहते इतना ध्यान में है ना बेटा, एड्रेस और मम्मी पापा का मोबाइल नंबर रखा करो साथ में। कभी घूम जाए तो अपन मैप पे तो देखो बता नहीं पाएंगे कहां पे है, इतना मेरे को यकीन है। ऐसे विश्व का नक्शा लाके देंगे तुमको कि बेटा कहां, कभी विदेश में भेज दिया तो ऐसे नक्शा लाके देंगे कि तुम्हारा देश कहां है, नहीं पता, नक्शा ही नहीं देखा था, बोले ये चीज क्या है। मध्य प्रदेश तो बहुत दूर की बात है। समझ पा रहे हो? ये तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूं। तीसरे इंसान के सामने वो जज करेगा। मैं तो तुमको समझाता हूं, वो आदमी तुम्हारा पीठ पीछे बोलेगा कुछ नहीं आता, पढ़ने के लिए भेजा था माँ बाप ने, बस यूं ही। इन चीजों का ध्यान रखो थोड़ा, है ना। ये जो जगह है गंगा नदी पटना के पास में, उससे यमुना नदी आके मिलती है। दोनों के बीच में एक दोआब बनता है जो दुनिया का सबसे ज्यादा फर्टिलाइट एरिया है। फर्टिलाइट मतलब सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वहां पे। अपनी खेती होती है ना, एक बंजर होती है, एक बोलते हैं कि नहीं यार रियल जमीन अच्छी है, उत्पादन अच्छा होता है। वैसे दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं उत्पादन होता है तो इन दोनों नदियों के बीच में होता है। नदी के पास की भूमि कैसी होती है? अच्छी होती है, बुरी होती है? अच्छा, ये चीजें जानते हो है ना। अच्छी होती है क्योंकि नया नया गारा आता है वहां पे, राइट। तो वैसे ही जो गंगा यमुना के बीच की जगह है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल एरिया है। उसको क्या बोलते हैं? दोआब क्षेत्र। अभी क्या बोलते हैं? दोआब। पर उस समय क्या बोलते थे? तो ब्रह्महर्ष प्रदेश। तो ये जगह ब्रह्महर्ष प्रदेश है। ब्रह्महर्ष प्रदेश। ब्रह्मर्षि है, ये शी है, ब्रह्मर्षि प्रदेश है, ब्रह्मर्षि प्रदेश है। और इसके जो जिसने बोला है कि ये लोग यहां से आए थे, ब्रह्मर्षि प्रदेश से वैदिक लोग आए थे, उनका नाम है गंगानाथ झा। गंगानाथ झा। ये जो क्षेत्र है जो ग्रीन से ऐसे ऐसे लाइन खींच रखी है, उस क्षेत्र को बोलते हैं मध्य देश। क्या बोलते हैं? बोलो बेटा, क्या बोलते हैं? दूसरी बार में समझ में आता है ना, कोई बात नहीं बेटा, होता है ना। ये जो मध्य देश है ना, ये ग्रीन लाइन वाला मध्य प्रदेश आ गया, राजस्थान आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया, कुछ कुछ छत्तीसगढ़ आ गया। वहां के लिए जो बोल रहे हैं उनका नाम क्या है? राजबल्ली पांडे। लिखेगा इंग्लिश। और ये क्या बोल रहे हैं? मध्य देश। कहां से आए थे आर्य लोग? तो मध्य देश से। वो बताने वाले कौन है? राजबली पांडे। और देखो, अभी तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ बताया। एक और व्यक्ति हैं, दयानंद सरस्वती। नाम सुना है आपने सभी ने? काय की स्थापना करी थी? हैं? कौन से समाज के? आर्य समाज। बहुत बढ़िया। काय की स्थापना करी थी? आर्य समाज की। किन्होंने? दयानंद सरस्वती ने। वो आर्य समाज को ही मानते थे, इस समाज को। उनसे पूछा कि आखिर में आप बताओ ना यार, इतने श्रेष्ठ लोग थे आर्य, इतने महान लोग थे, आखिर में आए कहां से थे? तो दयानंद सरस्वती का जवाब था कि जो आर्य लोग हैं, जिन्होंने वेद लिखे हैं, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा पवित्र ग्रंथ है, वो कहां से आए थे? वो तिब्बत से आए थे। कहां से? तिब्बत से। और ये कौन बता रहे हैं? दयानंद सरस्वती। तो तिब्बत किसने बताया? प्रश्न बनेगा। बोले किस महापुरुष ने बताया है कि आर्यों का जो मूल स्थान है, जहां से आए थे, वो क्या था? तिब्बत था। तो आप लोग क्या बताएंगे? ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मिलाने को आएगा।
कंपटीशन में ऐसा ही आएगा, मैं खुद ऐसे ही क्वेश्चन दूंगा जो आपको मिलाना रहेगा कि इस महापुरुष ने इसके बारे में बताया है कि दयानंद सरस्वती तो तिब्बत, गंगानाथ झा तो ब्रह्मर्षि प्रदेश, राजवली पांडे तो मध्य देश, बैक्टीरिया मतलब मध्य एशिया तो मैक्स मूलर। ऐसे मिलाना पड़ेगा आप लोग, तभी तो मजा आएगा पढ़ने में। स्कूल में पढ़ते थे ना, देखो, फिर यहां आके क्यों छोड़ा ना, सही बोलना है, यहां आके छोड़ा कि नहीं छोड़ा, छूट गया ना, तो किसी को तो स्टार्ट करवाना पड़ेगा ना। तो ये जिम्मा मैंने खुद को दिया है। आगे बढ़े। ये कश्मीर है, ये कश्मीर है, ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है। इन तीनों के बीच में एक जगह है जिसको बोलते हैं पामीर का पठार। क्या बोलते हैं? पामीर का पठार। तो ये जो पामीर का पठार है उसको बोल रहे हैं ओल्डेनबर्ग। या लिख दो पामीर का पठार, ये समझ जाओगे ना, पामीर का पठार है। एक लाइन लेके जाते हैं, ये इसको बोल रहे हैं ओल्डेनबर्ग। कीव, ओल्डेनबर्ग और कीव दो वैज्ञानिक हैं या इतिहासकार हैं। उन्होंने क्या बोला कि ये जो आर्य आए थे वो कहां से आए थे? तो पामीर के पठार से आए थे। मूलतः कहां के थे? आपसे पूछते ठिकाना कहां है, मूलतः आप कहां के निकल के आए हैं? सिसोदिया नाम सुना है? सिसोदिया सरनेम सुना होगा, सिसोदिया। उनसे पूछोगे कि आप मूलतः कहां के हैं, सिसोदिया आखिर में निकल के कहां से आए, तो बताएंगे कि सिसोदा गांव से आए हैं। उस गांव का नाम हम में आज भी है। हम सिसोदा से आए थे इसलिए हम कौन हो गए? सिसोदिया। मैंने राणा चुंडा को पढ़ाया था, तो राणा चुंडा के आने वाले कौन हो गए? चुंडावत। वैसे ही कुछ है। और आगे बढ़े तो एक और महान व्यक्ति है, बाल गंगाधर तिलक। नाम सुना है? ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे, इसमें थोड़े इजी क्वेश्चन आएंगे कि बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल स्थान क्या बताया है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है अभी तक का। तो उन्होंने बोला है कि उत्तरी ध्रुव कहां से आए हैं? ये दिख रहा है मैप, विश्व का नक्शा, ये दिख रहा है ना विश्व का नक्शा। थोड़ा थोड़ा समझ लेते हो, थोड़ा थोड़ा सा। ये भारत है, ये चीन है, इसके ऊपर रशिया है, इसके ऊपर ये जगह दिख रही है ना, ये जहां पे कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको, ये उत्तरी ध्रुव है। क्या है? उत्तरी ध्रुव। जैसे गोल होती धरती, वो जो ऊपर का जो पॉइंट है वो क्या कहलाता है? उत्तरी ध्रुव। तो दयानंद सरस्वती ने क्या बोला कि कहां है? तो उत्तरी ध्रुव। बाल गंगाधर तिलक ने क्या बताया कहां पे है? तो उत्तरी। अपन अगर नक्शा बनाते तो शायद इस झंडे के यहां पे आता। ठीक है, लिख लेना बाल गंगाधर तिलक क्या बता रहे हैं। उत्तरी ध्रुव। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट है क्या? कुछ भी नहीं, अपन तो सिर्फ बता रहे हैं कि कौन कौन सी जगह कहां कहां पे है। एक लास्ट नाम और है, उसका नाम है नेहरिंग। क्या नाम है? नेहरिंग। नेहरिंग महोदय का ये कहना है कि जो रूस का दक्षिणी भाग है, दक्षिणी रूस, वहां से आए हैं। और नेहरिंग महोदय बोल भी इसलिए रहे हैं कि वैदिक टेक्स्ट को पढ़ा, वेदों को जब पढ़ा ना, तो कुछ ऐसे जानवरों के नाम आए, और वो जो जानवर थे वो ज्यादातर कहाँ मिलते थे? साइबेरिया तरफ मिलते थे। तो उन्होंने बोला कि जानवर जहां मिलते हैं शायद वहां से आए हो, तो उसका जिक्र करा हो, इसलिए। तो एक महोदय है नेहरिंग महोदय, क्या नाम है? नेहरिंग। नेहा से याद रख लेना है ना, नेहरिंग महोदय। इन्होंने क्या बोला है? दक्षिणी रूस, दक्षिण रूस। यहां तक समझ में आया? और भी बहुत सारे, जैसे जर्मनी में हर्ट और पिका है, तो जर्मनी में किसने बोला? हर्ट और पिका ने बोला। बोले कि यहाँ के तो थे ही नहीं, ठेठ यूरोप से आए थे। ऐसे कई लोग हैं, अलग अलग राय दी, पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये
तो अभी तक अपन ने क्या समझा? अभी तो अपन आए ही नहीं है आर्य पे, वैदिक टेक्स्ट पढ़ा ही नहीं है। अभी सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि जब आर्य सभ्यता की खोज हुई होगी तो उन्होंने जाना होगा ना कि ये जो लाशें मिल रही है हमको, ये जो कंकाल मिल रहे हैं, क्या वो शुरू से यहां पे रहे या कहीं से तो आए होंगे? आप भी यहां आए हैं आपके गांव में, तो शुरू से यहीं रहे हैं क्या? कहीं से आए थे? कोई सा ठिकाना था? उसी चीज की बात कर रहा हूं कि इन आर्यों का ठिकाना कौन सा था। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग बोला। मैक्स मुलर ने क्या बोला? मध्य एशिया। अगला व्यक्ति राजबली पांडे क्या बोल रहे हैं? मध्य देश, जो अपना मध्य प्रदेश, कुछ कुछ छत्तीसगढ़, कुछ कुछ राजस्थान का पार्ट है। फिर एक जगह है ब्रह्मर्षि प्रदेश, वो किसने बोला है? गंगानाथ झा ने। फिर एक जगह है कश्मीर, वो किसने बोला है? एलडी कल्लर ने। फिर तिब्बत, तिब्बत किसने बोला है? अपने लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है दयानंद सरस्वती, और तीसरे बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने, बाल गंगाधर तिलक ने क्या बोला है? कहां से आए हैं? उत्तरी ध्रुव से आए हैं। यहां तक कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? पर अब हमको पता है कि कहां से आए थे। अब हमको अच्छे से पता है कि कहां से आए थे। उसका आंसर है सप्त सिंधु प्रदेश। ये जो जगह दिख रही है ना, ये बना रखा है जहां 7 नदियां बहती है। क्योंकि इन्होंने जो अपनी बुक लिखी ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में इन्होंने खुद ने लिखा है कि हमारी मां का देश कौन सा है? सप्त सिंधु प्रदेश। मात्र तो योनि कहा है इसको, मतलब हमारी मां है। मां किसी और को बना सकते हैं क्या? कोई अगर भारत का आदमी सऊदी अरब में काम करने के लिए जाएगा, 3-4 पीढ़ियां भी रह लेगी, और उससे पूछेंगे तुम्हारी मातृभूमि कहां है, तो क्या बताएंगे? भारत ही रहेगी। मातृभूमि बदलती है क्या कभी? तो जब आर्यों ने अब खुद स्पष्ट लिखा है कि हमारी मातृभूमि सप्त सिंधु प्रदेश है, तो अपन कैसे इधर उधर की चीजें बताते हैं? राइट? बात आ रही है समझ में? पर अपन बताएंगे कि अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग क्या बोला है। आगे बढ़े बेटा, यहां तक समझ में आया? किसको डाउट है? यहां पे हाथ खड़े करो। कोई डाउट है? पक्का? आगे बढ़े। हाँ, क्या? ये ब्रह्मर्षि प्रदेश है ना, देखो गंगा नदी निकलती है, वो कहां पे जाके मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। इसके बीच में यमुना भी आती है और उससे जाके मिलती है। जहां त्रिवेणी संगम है ना, गंगा यमुना सरस्वती का, कहां पे है? इलाहाबाद में है शायद, प्रयागराज इलाहाबाद। तो जब तक नहीं मिलती है तो उसके बीच में एक जगह तो रहेगी ना। इधर गंगा बह रही, इधर यमुना बह रही, इसके बीच में जो जगह है उस जगह को बोलते हैं ब्रह्मर्षि प्रदेश। और कोई डाउट? सर ये ऋग्वेद में लिख रखा था तो इन्होंने अलग अलग क्यों बोला? क्योंकि अलग अलग वैज्ञानिकों ने शुरुआत में ढंग से ध्यान नहीं दिया ध्यान, सबने अपने अपने मन से बताया। तुम में से कोई लोग ऋग्वेद पढ़ते हो क्या? नहीं पढ़ा ना तुम में से किसी ने भी। तो मैं जो बताऊंगा वो चीज मानोगे ना? तुमने कभी पढ़ने, कोई भारतीयों ने कभी अपने ग्रंथ पढ़ने की कोशिश ही नहीं करी। आज भी इनसे पूछो पढ़ते हैं क्या? एक ग्रंथ नहीं पढ़ते। महाभारत भी इसलिए देख ली इनने क्योंकि टीवी में आई थी, रामायण भी इसलिए देख ली कि टीवी में आई, नहीं तो इनको पता भी नहीं होता कि राम की किससे शादी है। कुछ पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था भारत के लोगों को। पुराने लोगों ने लिखा सो लिखा, उनको तो नॉलेज था, पर बाद में अंग्रेजों के आने के बाद जो बुद्धि भ्रष्ट हुई हमारी, वो आज तक है। अगर नहीं है तो आप लोग खुद बताओ, आप में से किसी ने कोई से ग्रंथ पढ़ने की कोशिश करी कभी? कर नहीं सकते। ये तो उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत अच्छी अच्छी चीजें, महिलाओं को बहुत सारे अधिकार भी है। वो धर्म के नाम पे बता सकती कि मेरे को इतने अधिकार दे रखे हैं, पर क्योंकि वर्चस्व वहां पुरुष समाज का है तो वो लोग बताते हैं कि ऐसा नहीं कर सकती हो तुम धर्म के नाम पे। तो मान लेती कि हाँ ठीक है, मानना पड़ता है। पढ़ी नहीं अपन ने। आगे बढ़े बेटा। अब इसके स्रोत क्या क्या हैं, हमको कहां कहां से पता चलता है ऋग्वेद के बारे में, तो स्रोत देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालना स्रोत, ऋग्वेद के स्रोत या वैदिक काल के स्रोत।
इसके स्त्रोत में मेन 2 अभिलेख हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख हैं। उन अभिलेख पे अपने को गर्व भी होना चाहिए। मिला कहां से है? तो मिला ठेठ इतनी दूर से, इतनी दूर। तुर्की नाम सुना है आपने? टर्की, तुर्की। इराक नाम सुना है? इराक। इराक और टर्की की बॉर्डर पे मिले हैं। बॉर्डर ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल बॉर्डर पे, मेन तो शायद टर्की में आते हैं, पर बॉर्डर के एरिया पे मिले हैं। भारत से कोसों दूर, बहुत दूर है टर्की। वहां पे 2 अभिलेख मिलेंगे। अपने को उन अभिलेखों की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। अब आप लोग बोलोगे कि सर इतनी दूर अभिलेख मिल रहे हैं, उन अभिलेख में वेदों का क्या मतलब, वैदिक काल का क्या मतलब, हमको कैसे पता चल रहा है कि वेद की चीजें मिल रही है? वो मैं आप लोगों को बताता हूं। हेडिंग में स्त्रोत डालना। वो पहला स्त्रोत है, पहला अभिलेख, इसका नाम है बोगज कोई अभिलेख। आप में से किसी नाम सुना है इसका? सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वाले छोड़ के नाम नहीं सुना? ये अगर किसी और देश में होता और किसी और देश के लोग होते तो शायद गर्व से कह रहे होते कि हाँ हमने सुना। कैसी बात कर दी आपने, इसका नाम नहीं सुनेंगे तो किसका सुनेंगे? ऐसी स्थिति होती। पहला अभिलेख है बोगज कोई या बोगज गोई अभिलेख। बोगज कोई या बोगज गोई अभिलेख बोलते हैं इसको। अब इस अभिलेख की मेन चीज क्या है? तो 2 साम्राज्यों में लड़ाई हो गई थी। एक का नाम था हित्ती और एक का नाम था मितानी। 2 साम्राज्य आपस में लड़े। एक का नाम क्या था? हित्ती, हित्ती, और दूसरे का नाम क्या था? मितानी। इसके राजा का नाम था सुब्बती लिम्मा। इसके राजा का नाम था मती उमजा। अजीब नाम है ना, बहुत अजीब नाम है ना। हमारे देश के थोड़ी हैं ये, तो कहां के नाम है? टर्की के नाम है। जो पश्चिमी इराक है वहां के नाम है। हमारे जैसे हो भी कैसे सकते थे? इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, बहुत युद्ध हुआ। युद्ध के बाद में संधि हो गई। और जब संधि हुई तो संधि कैसे होती है? आप में से कोई बताएगा? संधि होती है तो कैसे होती है? दोनों को बुलाया। अगर आपकी मेरे से लड़ाई हो गई, आप सब मेरे विरोध में थे, आपका प्रतिनिधि बन के आया है, सर बहुत परेशान करते हो, क्यों पढ़ने की बोलते हो, अब तो खत्म करो पढ़ाई। अपने बीच में झगड़ा हुआ इस चीज को लेके, आपने इसको भेजा प्रतिनिधि बना के, ये मेरे सामने बैठा हुआ है। कैसे तय होगा कि ये जो बोलेगा वो सही होगा, ये मैं जो बोलूंगा सही होगा, हम जो लिखेंगे वो सही होगा? कैसे मानोगे कि मैं वचन नहीं तोड़ूंगा? कैसे मानोगे? तुम भी अगर कोई सी बात बोलते हो तो क्या बोलते हो? कसम खा लेते हो ना कि माँ की कसम मैंने सही करा था, भाई का बोलते हैं ना अपनी बात को प्रूफ करने के लिए। गाड़ी पे बैठे हो तो क्या बोलते? भवानी बैठा हुआ, झूठ थोड़ी बोलूंगा, या बोतल हाथ में जल हाथ में, झूठ थोड़ी बोलूंगा। ज्यादातर लोग तो क्या बोलते हैं? तेरी कसम। मैंने देखे ऐसे लोग कि तेरी कसम ऐसा ऐसा हुआ था, मरेगा सामने वाला, कसम खाते हैं। अभी जैसे डॉक्यूमेंट तो होते ही नहीं है कि यार लिखवा लो डॉक्यूमेंट पे और जाके कोर्ट में चले जाना। पहले ऐसा था क्या? नहीं था। तो कसमें ही खाएंगे बेचारे दोनों। ये भी कसमें ही खा रहे हैं। इन्होंने ये जो पत्थर गड़वाया ना, ये समझौते का पत्थर है। और इन्होंने जो कसमें खाई है, तो किसकी कसमें खाई होगी? देवताओं की। और जो देवता हैं वो देवता हमारे देवता हैं। किनकी कसमें खा रहे थे? इंद्र भगवान की कसम खा रहे हैं। किनकी? इंद्र की। मित्र की कसम खा रहे हैं।
वरुण की कसम खा रहे हैं और नासत्य की कसम खा रहे हैं। मतलब सोचने की बात है कि नहीं है कि झगड़े कहां हो रहे हैं? टर्की में। और कस्में किसकी खा रहे हैं? अपने देवताओं की। इंद्र भगवान कहां के भगवान है? कहां के? हमारे हैं। मित्र कहां के हैं? हमारे हैं। वरुण देवता जो समुद्र के देवता हैं वो कहां के हैं? भारत। नासत्य देवता कहां के? भारत के। इन चारों की कसमें खाई है। ये क्वेश्चन 20 से ज्यादा बार कंपटीशन के एग्जामों में आ चुका है कि निम्न में से किसकी कसम नहीं खाई थी। तो कहां किसका नाम दे देंगे? अग्नि का नाम दे देंगे या किसी और का नाम दे देंगे। तो आप लोग ध्यान में रखना, इन चारों नाम को रट लेना, याद होना चाहिए। अब आप लोग समझ पा रहे हो ना कि अपन ने बोगज कोई अभिलेख क्यों पढ़ा? क्योंकि इसमें उन देवताओं के नाम है जिनका वर्णन कहां आता है? वेदों में आता है। तो वेद का एग्जाम्पल हुआ कि नहीं हुआ है? उदाहरण। एक और अभिलेख है कस्सी का अभिलेख। कस्सी का अभिलेख। यह अभिलेख ये बोलता है कि भारत से एक शाखा आर्यों की गई थी या आई थी। दोनों में से एक बात बोलता है, या तो आए हैं या गए हैं। कुछ कुछ टूटी टूटी स्क्रिप्ट है तो अपने को समझ में नहीं आता है। सिर्फ इतना सा कि भारत में आर्य आए या गए, इतनी डिटेल लिख रखी। पर अपने को यह तो पता है आर्य कहाँ के हैं, हमारी सभ्यता के हैं। तो अपने को यह पता है कि अगर हमारी सभ्यता की बात है तो सीधी सी बात है हमारे इसमें क्या आ जाएगा? स्त्रोत के रूप में आएगा। राइट? बात आ रही है समझ में? स्त्रोत का मतलब तो समझते हो ना, इतना समझते हो ना? स्त्रोत का मतलब कौन नहीं समझता? हाथ खड़े करो। अच्छा, कौन समझता है? हाथ खड़े करो। 1 2 3 4। आप लोग स्त्रोत का मतलब नहीं समझते हो कि इसका स्त्रोत मिला है? समझते हो? बस बोलने में शर्म आती है ना, कोई बात नहीं, बताया ना। एक कुछ तरह के मृदभांड मिल रहे हैं। मृदभांड मतलब समझते हो क्या होते हैं? क्या होते हैं? मिट्टी के बर्तन। एक दो तीसरा मृदभांड। कुछ मृदभांड मिले हैं, वो दो तरह के मृदभांड हैं। एक ओसीपी, एक पीजीडब्ल्यू। पहला क्या है? ओसीपी, और एक है पीजीडब्ल्यू। पीजीडब्ल्यू मतलब शायद पेंटेड ग्रे वेयर होता है। ओसीपी मतलब देखना पड़ेगा। इसका हिंदी अर्थ जान लो। पहला अर्थ है गेरू वर्णीय मृदभांड। और यह है धूसर। देखो, दो तरह के मृदभांड मिले, मतलब दो तरह के बर्तन मिले खुदाई से। मृदभांड मतलब समझ गए ना? पहले इधर ध्यान दे लो, ये लिखते रहना, वो जिंदगी भर लिखना ही है तुमको। पहले बात पे ध्यान दे लो, फिर लिख लेना। अपना बहुत सारे ऑप्शंस। खुदाई करी, दो तरीके के बर्तन मिले। एक बर्तन ऐसे थे जिसमें जो कलर था वो गेरू कलर का था। गेरू तो सभी जानते हैं। गेरू वही चीज है जो आप पहले पोतते हैं फिर वो रंगोली बनाते हैं। तो उस कलर के जो मृदभांड मिले हैं वो कहाँ के हैं? तो वैदिक, जो वैदिक एरा है, ऋग्वैदिक काल, वहां के हैं। कहाँ के हैं? ऋग्वैदिक काल के हैं।
धूसर मतलब समझते हैं? धूसर क्या होता है? ग्रे कलर कौन सा होता है? ग्रे कलर तो समझते हैं, ग्रे कुछ कुछ ऐसा होता है, सही है? ये जो आपकी बेंच है कुछ कुछ ऐसा है, या बाहर जो सड़क, अपने सड़क का कलर है वैसा, वो कलर के जो मध्यभाण मिले हैं तो उसको क्या बोला है? बोलो 10 मिनट भेज रहे। दूसरा मध्यभाण ये क्या है? उत्तर वैदिक काल के हैं। कौन से हैं? उत्तर वैदिक काल के। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का बेटा? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, नहीं डांटूंगा। ज्यादा डर लगता हो तो बाद में पूछ लेना, ठीक है? शर्म आती है थोड़ी थोड़ी कि लड़कों के सामने कैसे पूछूंगी, या लड़के शर्माते हो कि लड़की के सामने कभी डांट देगा तो? ऐसा तो नहीं है ना? गांव वाले तो बहुत मजबूत रहते हैं यार, ये डरने करने का शेर के छोर छुरियों के रहते हैं। तुम्हारा क्या है? वैसे रोज डांट खाते हो तुमको, सही बात है ना? मैं आता हूँ एक एक दिन तुम्हारे घर पे जरूर आऊं। मैं तुम्हारे माता पिता से पूछना चाहता हूँ तुम्हारे बारे में कि तुम लोग कैसे हो। आऊंगा, चिंता मत करो, मैं तो आ जाऊंगा, उठ के आऊंगा, एक एक दिन तुम्हारे घर आऊंगा। आगे बढ़े। एक छोटा सा टॉपिक है, फिर आप लोग अपनी क्लास में जा सकते। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ध्यान देना, बाद में लिखना, ठीक है? वैदिक साहित्य टॉपिक का डालना, वैदिक साहित्य, हेडिंग डालना वैदिक साहित्य। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना बेटा? यहां तक कोई डाउट है? वैदिक साहित्य मतलब वेद में जितनी तरह की बुकें लिखी गई है वैदिक काल में, वो सब क्या कहलाती है? वैदिक साहित्य। इसका बड़ा महत्व है पूरी दुनिया में। एक तो सबसे पुरानी है, इसमें साइंस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं। जो मैथ्स की जो आप बात करते हो ना कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, वो पहली बार, जिसको बीजगणित बोलते हैं, उसका आविष्कार पता है कहां से हुआ है? वेदों से। कितनी गर्व की बात है। इसी को थोड़ा सा अपने को पढ़ना है, समझना है। तो ये वैदिक साहित्य हैं। वेदों को किसने लिखा है? हाथ खड़े करना, सेकंड और थर्ड ईयर वाले छोड़ के। जिसको पता है हाथ खड़े करो, वेदों को किसने लिखा है? आपको पता है किसने लिखा है? और बताओ, हाथ खड़े करो, दो को पता है। और कोई? कि वेदों को किसने लिखा है? बताओ किसने लिखा है? वेद व्यास जी। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, नाम सुना है? किसका? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास का। सुना है? क्यों सही बोल रही है? ये बोल रही वेद व्यास जी ने लिखा है वेदों को। आप क्या बोलना चाह रहे थे? हैं? आपने हाथ खड़ा करा था ना? हाँ, तो किसने लिखा है वेदों को? हाँ, तेज यार, आर्यों ने लिखा है। इनका ही कहना आर्यों ने लिखा है, आपने बोला है वेद व्यास जी ने। सही बोल रही है? गलत है। वेदों को किसी ने नहीं लिखा, किसी ने भी। वेदों का संकलन वेद व्यास जी ने करा है। संकलन करने और लिखने में अंतर रहता है। एक रहता है अलग अलग जगहों से बुक को उठा के मिला देना, ये क्या होता है? संकलन। एक होता है अपने हाथों से लिखना। बैठ जाओ बेटा। तो अपने हाथों से किसी ने नहीं लिखा है, ध्यान रखना। लिखा है क्या? नहीं लिखा। ये किसने लिखा है? तो भगवान ने लिखा है, ईश्वर ने लिखा है, इंसान ने नहीं लिखा। तो जब इंसान कोई चीज नहीं लिखेगा तो उसको क्या बोलेंगे? अपौरुष। क्या बोलेंगे? तो वेद की पहली विशेषता अपौरुष है। अपौरुष है मतलब किसी पुरुष ने नहीं लिखा है। इसकी पहली विशेषता यह है। दूसरा है श्रुति साहित्य है।
श्रुति साहित्य मतलब समझते हो क्या होता है? इनको सुना जाता है, सुन के याद करते हैं। आप लोग कभी मंदिरों में गए हैं? सभी गए हैं? शादी में तो बैठे होंगे। आपने कभी देखा है कि जो मंदिर में जो मंत्र थे उसका उच्चारण करते रहते हैं मुंह से लगातार? या आपकी जो शादी होगी या कि कभी बैठे हो तो देखा होगा कि शादी में पंडित जी लगातार मंत्रों का पाठ कर रहे हैं। वो क्या होता है? मुंह से होता है, लिखित में होता है क्या? नहीं। तो ये श्रुति साहित्य है, मतलब सुने हुए साहित्य हैं। भगवान ने लिखित में नहीं दिए थे, उन्होंने भगवान ने सुनाए थे। सप्त ऋषि है ना, उनको सुनाए थे। असल में कहानी है छोटी सी। ऐसा हुआ था कि सप्त ऋषि भगवान शिव के पास में गए। भगवान शिव ने उनको पूरी ज्ञान दिया, दुनिया भर का ज्ञान दिया। भगवान शिव ने ज्ञान देने के बाद में उनसे बोला कि अब आप मेरे को गुरु दक्षिणा दो। अब कई सालों तक तपस्या करी, कई सालों तक साधना करी है, कई सालों तक ज्ञानों का अर्जन करा है, कई सालों तक उनके पास में कुछ भी नहीं बचा। जो कपड़े थे वो भी खत्म हो गए थे, सड़ गए थे, टूट के बिखर गए थे। कई बार पानी हुई, पानी गिरा, वो कपड़े भी नीचे हो गए। अब आप लोग बताओ, अगर आपके पास में ऐसी नौबत आती कि देने के लिए एक धागा भी नहीं है, भगवान शिव के सामने बैठे हुए वो बोल रहे गुरु दक्षिणा दे, क्या दोगे? उन्होंने आपको दुनिया का ज्ञान दे दिया, अब आपके ऊपर क्या दोगे? हाँ, धन्यवाद बोल दोगे क्या? हाँ, अंग दान कर दोगे? रावण करता था ना, बढ़िया बात करिए, कर तो सकते थे, क्या चाहिए? देखो, गुरु को जो दान देते हैं ना, सबसे प्रिय चीज का देते हैं, सबसे प्रिय चीज का। अब वो ऋषि हैं तो उनके लिए जान की इतनी कीमत नहीं है दोस्त। जान की कीमत हम आम लोगों के लिए होती है। वो इतने सालों तक किस चीज की तपस्या कर रहे थे? कुछ बोल रहा है क्या? बोलना, अरे बोलना, क्यों शर्मा रहा है? बोल, क्या अच्छा तेरी, थैंक यू बोलते। फिर निकल गया? अरे सॉरी यार, मैंने भूला दिया तेरे को यार। ऐसे में इतने सालों से जो ज्ञान प्राप्त करा था, ऋषियों ने गुरु दक्षिणा में वही दे दिया। बोले वापस भुला दो हमको, हमारे लिए सब कुछ यही था, और ये ज्ञान क्या करो, आप ही रख लो, हम वापस शून्य हो गए। तो शिव ने बोला कि जब ये ज्ञान में लूंगा ना, तो तुम में और मुझ में अंतर ही खत्म हो जाएगा। वहां से ये वेद निकल के आए कि उन ज्ञानों का सार क्या था, तो ये वेद थे। इसलिए श्रुति साहित्य हैं, सुने थे, सुने हुई चीजें हैं, लिखी हुई चीजें नहीं है। जैसे इस्लाम में किताब उड़ के आई थी, वो लिखी हुई चीज है। हमारे यहाँ सुनी हुई चीजें हैं, इसलिए कई सालों तक तो इसको लिखा ही नहीं वेदों को। एक व्यक्ति दूसरे को पाठ करवाता था। जैसे मैं गुरु हूं तो मैं तुम लोगों को पाठ कराऊंगा इसके, और तुम सब उस मंत्रों का उच्चारण करोगे। इसलिए आज भी अपने यहाँ जितने कार्यक्रम होते हैं उसमें मंत्रों का उच्चारण होता है। बड़े बड़े मंदिरों में वेद की जो ऋचाएं हैं उनको बोल बोल के सुनाते हैं मंत्रों के रूप में, राइट? तो ये क्या है? श्रुति साहित्य है। अपौरुष का मतलब किसी पुरुष ने नहीं लिखी। दो चीजें समझ में आई? और कुछ देख लो, बस यही है। और संहिताएं हैं। संहिता है मतलब और भी बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड है। तो एक और इसकी विशेषता क्या है कि संहिता है। संहिता मतलब इसे जोड़ के बनाई है अलग अलग चीजों को। और नित्य है, एक और चीज भी है। हिंदुओं का एकमात्र ग्रंथ है जो नित्य है। हिंदुओं का इसके अलावा कोई सा ग्रंथ नहीं है जो नित्य हो, सिर्फ एकमात्र ग्रंथ है। नित्य का मतलब समझते हो? हाँ, नित्य का मतलब होता है जो परिवर्तनशील ना, जो जैसा है वैसा ही। भगवान राम भी इसी को पढ़ रहे हैं, भगवान कृष्ण भी इसी को पढ़ रहे हैं, हम भी इसी को पढ़ रहे हैं। वो नित्य है, बदलने योग्य नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने लिखा है। तो क्या है? नित्य। ठीक है, अब मैं इसमें बताऊंगा आपको कि संहिताएं क्यों बोलते हैं, अलग अलग किन किन पार्ट्स में बटा है। जैसे अलग अलग पार्ट देखेंगे अपन, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक ग्रंथ। अरण्य का मतलब क्या होता है? जंगल। तो जो जंगल में लिखे वो क्या हो जाएंगे? अरण्यक ग्रंथ। फिर आप लोग देखोगे
कि एक चीज होती है उपनिषद। उपनिषद क्या होते हैं, इसका मतलब क्या होता है? समझने के लिए तो है, पर उपनिषद का मतलब क्या होता है? तो गुरु के चरणों में बैठ के ज्ञान प्राप्त करना। और तुम लोग, गुरु खड़ा हुआ है, अपन टेबल पे आराम से बैठे हुए हैं। और उपनिषद का मतलब क्या होता है? गुरु के चरणों में बैठ के ज्ञान प्राप्त करना। ये सब अपन देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।